हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। और आज तीज का बहुत महत्वपूर्ण पर्व भी चल रहा है हिंदू धर्म का, और मैं उन सभी जो व्रती हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई। ओके, सभी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ बातें अपनी जगह है और इससे हम कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हो सकते हैं, और यह है कर्म। और इसी कर्म के लिए आज तीज होते हुए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी जो स्टूडेंट हैं, चाहे जिनका विवाह हो गया हो या अविवाहित हो, जो तीज कर रही हैं, उनको भी ध्यान तो लगा होगा एग्जाम पर ही। इसलिए 69 बीपीएससी के लिए खास करके मैं सीरीज बना रहा हूँ, और आगे जितने भी बीपीएससी आप देने जाएंगे वहाँ पर तो ये काम आपको करेगा ही। ओके, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कुछ शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। लॉर्ड रिपन को मैंने कल देखा था, और लॉर्ड रिपन काफ़ी उदारवादी गवर्नर जनरल थे भारत में। और इनके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो यहाँ पर प्रेस अधिनियम लागू किया था लिटन के द्वारा, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी लिटन ने जो जो काम किया था, जो प्रतिक्रियावादी काम किया था, रिपन ने उन सारे को समाप्त कर दिया। ओके, और इनके समय में एक महत्वपूर्ण विवाद आई थी जिसको कहते हैं इल्बर्ट-विल विवाद कहते हैं। यह विवाद क्या था? यह विवाद काफी महत्वपूर्ण था, और इस विवाद में रिपन के दिमाग में पहली बार आई कि क्यों नहीं जूरी जो है, ठीक है, जूरी, इस जूरी में यानी जो जजों की जो बेंच होती है, इसमें न्यायाधीशों की काफी कमी देखी गई। न्यायाधीशों की काफी कमी देखी गई, और भारत में देखा गया कि काफी पढ़े लिखे वकील सब हैं। तो इनकी सिफारिश थी कि क्यों नहीं जूरी में भारतीय वकीलों को न्यायाधीश के रूप में लाया जाए। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और इसमें जब रिपन ने जूरी में भारतीय न्यायाधीशों को लाने का काम किया, तो हमारे देश में जो ब्रिटिश लोग थे उसने काफ़ी विरोध किया, और उसने इसको काले वर्सेज उजला का बना दिया। और इसने कहा कि काले लोगों उजले लोगों का मुकदमा, यानी ब्रिटिश का मुकदमा, काले लोग कैसे सुन सकते हैं? काले लोग कैसे सुन सकते हैं? इस पर जो ब्रिटिश लोग थे उसने भारत में विरोध भी कर दिया, और इसी को श्वेत विद्रोह के रूप में भी इसको जाना गया। श्वेत विद्रोह के रूप में भी इसको जाना गया। ओके, इस घटना से रिपन इतने दुखी हुए कि इन्होंने समय के पहले इस्तीफा दे दिया और वापस चला गया। और इनके वापस जाने के बाद जो गवर्नर जनरल आए, और इनके समय में जो महत्वपूर्ण बातें हुई है, यह है लॉर्ड डफरी। ओके, 1880 से 84 का इनका समय है। 80 से 84 से 88 का इनका समय है। इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ओके, इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और भारत यानी ब्रिटिश साम्राज्य का यह अंतिम विस्तार था। इसके बाद कोई भी विस्तार भारत का नहीं हुआ। 1885 से 88 इसने बर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसलिए मैंने बताया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम विस्तार है। बर्मा को मिला लिया गया भारत में, लोअर बर्मा अपर बर्मा दोनों मिल गया, पूरा का पूरा बर्मा मिल गया। और यह बर्मा भारत से आज़ाद कब हुआ? तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थे, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट से यह अलग हो गया, भारत से इसको हटा दिया गया। इसी के समय में ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की,
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोपहर 12 AM को कहाँ हुए? तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में यह गठन हुआ था। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। पहला जो चेयरमैन इसका बना, कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना वह कौन? तो WC बनर्जी बने। कितने सदस्य थे इसमें? तो 72 मेंबर थे। बिहार के एक भी मेंबर नहीं थे। मैक्सिमम कौन थे? तो मैक्सिमम इसमें वकील शामिल हुए। इसलिए ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर में कांग्रेस की स्थापना का कारण क्या, क्योंकि यहाँ तक में राष्ट्रवाद मेरा पूरा हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जो हम लोग पहला चरण पढ़ते हैं 1858 से 1885, ये क्या है? राष्ट्रवाद का समय है इसमें, यानी राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रवाद का विकास पूरा हो जाता है। और अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल पढ़ते हैं। अब हमारे नेता यहाँ से संग्राम करेंगे, क्योंकि एक मंच बन गया है और इस मंच में सभी विचारधारा के लोग शामिल हो रहे हैं और हैं भी, डिफरेंट क्षेत्रों के लोग हैं। इसके लिए क्वेश्चन रहेगा कि इसके लिए कौन कौन से घटनाक्रम जिम्मेवार है? तो एक घटनाक्रम जिम्मेवार क्या है? तो इलबर्ट बिल विवाद। इलबर्ट बिल विवाद, ठीक है। इसने भारतीयों में एक बात जगाई कि अगर किसी छोटे मुद्दे पर ब्रिटिश एक साथ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं, ठीक है। एक तो यह बात हुई। दूसरी क्या रही कि 1876 में 76 में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ, ठीक है, 1876 में। संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, तो यहाँ पर रहेगा कि कांग्रेस जो संस्था बनी वह किससे प्रेरित होकर बनी थी? तो 1876 की सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था से प्रेरित होकर बनी थी, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को की जो स्ट्रेटजी थी उसी स्ट्रेटजी को कांग्रेस ने भी अपनाया था। ओके, कि प्रत्येक वर्ष दूसरे प्रांत में मीटिंग की जाएगी, अलग अलग प्रांतों के लोग इसमें अध्यक्ष होंगे, जो जहाँ होंगे वह अपनी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि भाषाई एकता भी होनी जरूरी थी। आज देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, तमिलनाडु के लोग अलग भाषा में अपना गीत गाते हैं, हम लोग अलग भाषा में गीत गाते हैं, एक अंग्रेजी अलग से है। इसलिए जिस देश में एक भाषा नहीं है, ठीक है, उस देश में कभी भी यह आप सोच ही नहीं सकते कि यूनिटी पूरी तरह से आ सकती है। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया और संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। और प्रथम इसके जो कोषाध्यक्ष सचिव थे यह थे A.O. ह्यूम ही। 28 दिसंबर 1850 को कांग्रेस की स्थापना बंबई के ग्वालियर टेक मैदान में हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ओके, जैसे देखते हैं RSS है, उसी तरह पूर्ववर्ती नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।
इसके समय में ही बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। बंगाल टेनेंसी एक्ट इसके समय में पास हुआ, इसके समय में अवध टेनेंसी एक्ट पास हुआ और पंजाब टेनेंसी एक्ट पास हुआ। टेनेंसी एक्ट का मतलब क्या है? टेनेंसी एक्ट का मतलब है कि कृषकों को राहत देना, यानी जो कर संबंधी जो व्यवस्था है उसके संबंध में जो भी बिल पास होते थे किसी के संबंध में, उससे ही करते थे, टेनेंसी एक्ट करते थे। इसलिए बंगाल टेनेंसी एक्ट हुआ, इसके द्वारा कृषकों को राहत दिया गया। अवध टेनेंसी एक्ट हुआ, इसके द्वारा कृषकों को राहत दिया गया। पंजाब टेनेंसी एक्ट पास हुआ, इसके द्वारा कृषकों को राहत दिया गया। इस तरह से इसके समय में ये काम हुआ। इसी के समय में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन यह जो व्यक्ति थे लॉर्ड डफरिन थे कि इनको कांग्रेस की अदा पसंद नहीं आई। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो जारी किया गया था कांग्रेस का, और इसमें जो दिया गया था लॉर्ड डफरिन को कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा गया था कि ब्रिटिश जो खर्च जो हो रहा है, सेना पर अत्यधिक खर्च हो रहा है, उसको घटाया जाए। ब्रिटेन भारतीय पैसे से दूसरे देशों में युद्ध लड़ता है, उसको कम किया जाए। भारत में जो सामान आता है ब्रिटेन से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगने के कारण क्या होता है कि उसका सामान महंगा हो जाता है, उसका सामान सस्ता हो जाता है, और हमारा सामान क्या होता है, महंगा हो जाता है। रॉ मटेरियल भारत से कम लेकर जाया जाए। इसलिए इन सभी मैनिफेस्टो को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने उसी समय सिर पीट लिया और उसने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, इसलिए यही से वह इसका विरोधी बन गया, और धीरे धीरे भारत में जो गवर्नर जनरल आएंगे, अब भारत में इसके बाद जो गवर्नर जनरल आएंगे वो भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाएंगे। और इसमें सबसे अव्वल रहेंगे कौन? तो लॉर्ड कर्जन रहेंगे, उसके बाद मिंटो आएंगे, और कांग्रेस को क्रश करने के लिए 1906 ईस्वी में वह मुस्लिम लीग की स्थापना कराएंगे, और मुस्लिम लीग की स्थापना कराने के बाद 1909 में उसको आरक्षण दिया जाएगा, और इस प्रकार से भारत का विभाजन भी आगे होगा। इसलिए देखते हैं कि 67 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का विभाजन राजेंद्र प्रसाद के अनुसार कौन? तो राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत का विभाजन करता लॉर्ड मिंटो था, न कि मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि यहीं से भारत का विभाजन शुरू हो गया। ओके, छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए, एंजॉय